देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है विशाल की। विशाल जिसकी उम्र 16 साल की थी और अपने गांव वैकेशन की छुट्टियों में आया हुआ था। विशाल जो कि हमेशा से शहर में ही पला बड़ा हुआ है, उसे गांव का रहन सहन, भाषा या समुदाय से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। आखिरकार वो इस बार अपने गांव लगभग 6-7 साल बाद जो आया था, इस बार वो पूरे 1 महीने रहकर जाने वाला था। उसके 10वीं के एग्ज़ाम खत्म हुए थे और उसके बाद लंबी छुट्टियां तो मिलती ही है। उसके गांव का नाम था पदुमकेर। गांव में वो पूरा दिन बाहर ही रहता, कहीं क्रिकेट, कभी फुटबॉल, और फिर तब भी मन नहीं भरा तो छुपन छुपाए। अचानक से उसके टोले में एक काका जो कि 84 वर्ष के उम्र में दुनिया को छोड़ गए। जिस तरह से शहर में लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, उसी तरह गांव में जब इस तरह के लोग रहते हैं तो उसे टोला कहते हैं, और जहां हर कोई अपना ही होता है। उन काका के इस तरह अचानक मृत्यु के बाद शमशान ले जाने की विधि शुरू हुई। विशाल को भूतों की कहानियों में बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। जब कभी गांव में कोई उसे भूत प्रेत के किस्से सुनाता तो वो बस इन सबको फालतू चीजें बोलकर उनका मजाक बनाता। विशाल ने बहुत जगह सुन रखा था इस बारे में कि शमशान में भूत होते हैं, और वो कभी शमशान भी नहीं गया था। पर इस बार उसने बहुत जिद की और सभी को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विशाल काफी खुश था क्योंकि उसने कभी किसी का अंतिम संस्कार होते हुए नहीं देखा था। खैर, अंतिम संस्कार की विधि पूरी हो जाने के बाद अब सब लोग एक ट्रैक्टर में चढ़े और उस लाश को भी वहीं पर रख दिया। विशाल बार बार बस उस लाश की तरफ देखे जा रहा था। विशाल के दादाजी ने उसे 2-3 बार टोका भी और कहा, बेटा कभी भूल के भी लाश की आंखों में नहीं देखना चाहिए। पर विशाल कहाँ किसी की सुनता। खैर, शमशान पहुंचने के बाद लाश को उतारा गया और उसके अंतिम संस्कार की विधि शुरू हुई। अंतिम संस्कार की विधि संपन्न होने के बाद सबको एक हिदायत दी गई कि कोई भी गलती से पीछे मुड़ के ना देखे और ना ही लाश का नाम ले। इसके तुरंत बाद सबके हाथों में टूटी लकड़ियां दी गईं और सब मुड़ते हुए उन लकड़ियों को पीछे फेंककर आगे की तरफ बढ़ गए। विशाल का मन बार बार चाह रहा था कि कम से कम वो एक बार, सिर्फ एक बार तो पीछे देखे, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसे उन सबकी डांट खानी पड़ती। इसलिए वो थोड़ा धीरे चलने लगा और एक बार वो पीछे पलटा, और फिर जो उसने देखा उसके बाद तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने देखा 2 अजीब दिखने वाले इंसान जैसे कोई उस लाश के इर्द गिर्द घेरा बना रहे थे, और विशाल ने जैसे ही पीछे पलटा, उन्होंने एक घूरती हुई नजरों से विशाल को देख लिया। विशाल का खौफ से अब बुरा हाल था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और वो भागते हुए आगे बढ़ गया, और घर पहुंचकर शुद्धिकरण नहा धोकर वो रात को अपने कमरे में सो रहा था। उसे कहाँ पता था कि उसने अपनी जिंदगी को किस दलदल में फंसा लिया है। इसी बात से अनजान वो गहरी नींद में था। तभी उसे कोई सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वो बिस्तर से एकदम से जाग गया। उसने जब सामने देखा तो उसने पाया कि एक गंजा इंसान किसी छिपकली की तरह उसके सामने वाले दीवार पर सरसरा रहा था। ये सब देखने के बाद वो थोड़ा सदमे में ही। तभी उसने देखा उसके पंखे पे एक और आदमी बैठा है जो पंखे के साथ नाच रहा है। उसके तुरंत ही बाद एक आदमी सीधा उसके बिस्तर पर चढ़ गया। विशाल की सांसें अब तेज हो गई थी और उसके मुंह से एक बुरी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही सब लोग बाहर आ गए और सबने बाहर आकर उससे पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, तुम चिल्लाए क्यों? तो विशाल ने बड़ी हल्की आवाज में डरते हुए उस दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने अभी भूत को देखा। उस दीवार पर भूत नाच रहा था, वो मुझे मारना चाहता है। विशाल के दादा दादी ने बोला, कहा था तुम्हें पहले ही, कोई जरूरत नहीं है शमशान जाने की। पर नहीं, तुम्हें तो देखना था ना। उसके दादाजी ने उसे आहिस्ते से सुला दिया और उसे भी 2 पल के लिए लगा कि शायद ही उसका सपना या वहम होगा। उसका अगला पूरा दिन सही से निकला, लेकिन निकला भी तो उसी खौफ में। दिन में उसके साथ कुछ खास नहीं हुआ और अब वो थोड़ा डरा सहमा रहने लगा था। लेकिन रात होते ही उसे अब इस खौफ का एहसास दोबारा होने लगा। रात को खाना खाकर वो जल्दी से सो गया, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। करीबन आधी रात को फिर वही हुआ। उसे सरसराहट की आवाज़ फिर से आई और फिर से वो जाग उठा।
उसने एक बार फिर चिल्लाना चाहा, पर इस बार वो नाकाम रहा। जैसे वो चिल्लाने वाला था तो उसके कमरे का एक कपड़ा उड़ता हुआ उसी के मुंह से बंध गया, जिससे उसका एक भी लफ्ज निकल नहीं पा रहा था। वो तीनों आत्माएं कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी और अजीब हंसी से उसे डराने लगी थी। उसे वो तीनों आत्माएं अब परेशान कर रही थी। उसके हाथ पांव को आत्माओं ने बांध दिया था। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था। वो तीनों दिखने में तो एक इंसान जैसे थे, पर सबकी आंखों के नीचे बहुत बड़े काले गहरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब सालों से ना सोए हों। वो तीनों सफेद धोती में थे। तभी उन तीनों ने कहा, मूर्ख बालक, तुझे इतना नहीं पता, शमशान भूमि से लौटते वक्त कभी पीछे नहीं मुड़ा करते। तूने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी है। कर अब तेरे पास जिंदगी ही कहाँ बची है। इतना कहकर खतरनाक हंसी के साथ वो तीनों विलुप्त हो गए। विशाल के हाथ और पांव, मुंह भी अपने आप खुल गया और उसे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में एक और भी दुनिया है। अगले दिन ही वो जिद करने लगा कि वो अब शहर वापस जाना चाहता है। उसे लग रहा था शायद अगर वो गांव से दूर चला जाएगा तो उन भटकती आत्माओं से भी वो दूर हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। शहर पहुंचकर उसके साथ कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस बार जो होने वाला था उससे भी खौफनाक था। एक रात विशाल वॉशरूम गया था। जैसे ही वॉश बेसिन पर उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा वही आत्मा उसके पीछे वाले दीवार पर छिपकली की तरह सरक रही है। जब वो पीछे पलटा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। तभी उसने अपना वहम समझकर उसे अवॉइड किया, लेकिन इस बार उसने देखा अब तीनों किसी डरावने पुतले की तरह दीवार पर चिपके हुए थे। ये सब देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे भी देखे। वो भागता हुआ अपने कमरे में गया और कंबल लपेटे सो गया। कुछ देर के बाद उसका बेड हिलने लगा तो वो और भी ज़्यादा डर गया। लेकिन डरते हुए उसने नीचे झांक कर देखा तो वही तीनों शमशान वाले प्रेत अपने सर से उस बिस्तर को हिला रहे थे और उसे सीधा अंदर खींच लिया। रात कटी और फिर सुबह हो गई। अगली सुबह जब उसके माता पिता विशाल को उठाने गए तो उसे बिस्तर पर नहीं बल्कि नीचे देखा गया। जब उसे उठाया गया तो उसे कुछ याद ही नहीं था। लेकिन इसके बाद विशाल की हरकतों में काफ़ी बदलाव आ गया। विशाल अब बड़ी अजीब आवाज़ें निकालता। जैसे ही रात होती और आधी रात को विशाल कुछ इस तरह से चिल्लाता जैसे उसके शरीर की सभी हड्डियों को किसी ने एक साथ तोड़ दिया हो। अब हर रात की ये बात थी। दिन में तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन जब सूरज ढलता तो विशाल के शरीर और मस्तिष्क में एक अलग ही बदलाव आ जाता। उसके माता पिता को कुछ सोच नहीं रहा था कि आखिर क्या हुआ है विशाल को। फिर एक रात इसी तरह विशाल जब सो रहा था तो उसके माता पिता भी ये देखकर खौफ से भर गए। इस बार विशाल नहीं बल्कि विशाल 3 आवाज़ों में बात कर रहा था। विशाल बहुत ही अजीब तरह से चिंगार रहा था। उसका पूरा शरीर अब बदल चुका था। उसके चेहरे पर किसी बड़े नाखून के निशान थे और आंखें लाल और चेहरे पर मुस्कान। वो दर्द से तड़पता पर फिर भी हंसता। बहुत कुछ अजीब हो रहा था। कुछ समय में विशाल बोलता, पापा मम्मी, ये आत्माएं मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अगली काली चौदस की रात तक का समय है, मुझे बचा लीजिए वरना ये सब मुझे नोच खाएंगे। विशाल के माँ और पापा भी अपनी बेटे की ऐसी हालत जो कि मौत से भी बदतर थी उसे देखकर वो भी रो पड़े। लेकिन फिर उन्हें एक चीज़ याद आई कि विशाल की यह हालत गांव से आने के बाद हुई है। यानी कि गांव में ही कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से विशाल की यह हालत है। फिर अगली सुबह जब विशाल नॉर्मल हुआ तो उन्होंने विशाल से पूछा, बेटा क्या तुमने गांव में जाकर भूत प्रेतों को कुछ गलत कहा था या किसी तांत्रिक से कोई झगड़ा मोल ले लिया था? विशाल कुछ समय तक तो चुप रहा पर फिर उससे रहा नहीं गया। दर्द की सीमा अब गुजर चुकी थी। उसने अब सच्चाई बताना ही ठीक समझा। उसने सब कुछ सच्चाई बता दी और इसके तुरंत बाद ही उस पूरे घर में हवाएं चलने लगी। हर जगह पर धुंध फैल गई। विशाल के माता पिता ने तय किया कि उसे उन आत्माओं से छुटकारा सिर्फ गांव में ही मिल सकता है। इसके बाद वो सभी लोग तुरंत ही गांव के लिए निकल गए। विशाल को गांव नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि वो सफ़र में ही तहलका मचाता। इसके बाद उसके माता पिता ने विशाल को बेड से जंजीरों से बांध दिया और फ्लैट से गांव निकल गए। उन्हें डर था कि कहीं गलती से विशाल को कुछ हो न जाए। उसी दिन उसके माता पिता गांव पहुंचे और गांव पहुंचते ही उन्होंने सब कुछ बताया।
तो विशाल के दादाजी ने कहा, ये बहुत ही खतरनाक हुआ। एक काम करते हैं, एक दूसरे गांव में एक बाबा रहते हैं, यहाँ किसी को भी भूत प्रेत पकड़ता है तो वही बाबा उसे बचाते हैं। वो लोग तुरंत ही उस बाबा के पास गए और उन बाबा का नाम गौरी शंकर था। वो एक पंडित थे जो शमशान के पिंडदान वगैरह करते हैं, शमशान की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का यज्ञ भी करते हैं। उसके बाद विशाल के माता पिता ने कहा, उन्हें जो चाहिए दिया जाएगा, बस वो आज उनके साथ विशाल के शरीर की आत्माओं से मुक्ति दिलाने के लिए चलें। बाबा गौरी शंकर उसी दिन उनके साथ उनके घर पहुंचे और घर पहुंचे तो पूरा घर का माहौल उथल पुथल था। विशाल अपने कमरे में नहीं था। ढूंढने पर विशाल की मां को दिखा कि विशाल ऊपर पंखे पर लटका हुआ है। फिर पंडित बाबा ने गंगा जल को उस पर छिड़का, जिससे वो सीधे नीचे आ गिर पड़ा। उसके बाद विशाल को फिर से बांध दिया गया। फिर उस पंडित बाबा ने उसके ऊपर मंत्रों से शुद्धिकरण करके गंगा जल छिड़का, जिससे उसके अंदर की आत्माएं बुरी तरह से तड़पने लगी। गंगा जल एक शुद्ध जल होता है, उससे इंसानों को नहीं शैतानों को तकलीफ होती है, इसलिए इस बार तकलीफ उन आत्माओं को हो रही थी। काफ़ी समय तक मंत्र और तप की मदद से उन्होंने उन आत्माओं को निकालने में सफल रहे। उन तीनों की आत्माओं को उन्होंने एक लोटे में कैद कर दिया और उसके ऊपर से एक लाल कपड़े से बांध दिया। पंडित बाबा ने कहा कि जिस तरह इंसानों का आत्मसम्मान होता है, उसी तरह आत्माएं भी इसे महसूस करती हैं। इसलिए जब लाश को फूंक दिया जाता है तो उसके बाद जो अन्य आत्माएं होती हैं वो उस धुंध के जरिए मोक्ष तलाशती हैं, जिससे अगर किसी की नज़र पड़ जाए तो उनका मकसद पूरा नहीं हो पाता। इसी बात का बदला लेने और विशाल की आत्मा को इसके शरीर से खींच निकालने के लिए वो तीनों आत्माएं इंतज़ार कर रही थीं। अगर 3 दिन और देर हो जाती तो आप विशाल को हमेशा हमेशा के लिए खो देते, क्योंकि 3 दिन के बाद काली चौदस की रात थी, जिस रात विशाल की आखिरी रात होती। खैर विशाल कुछ समय तक तो बेहोश रहा और फिर जब होश में आ गया तो उसे अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। पंडित बाबा ने उसे एक लॉकेट भी दिया और हमेशा उसे संभाल कर रखने को कहा। खैर आज विशाल सही सलामत है। अब इसे बाबा की रहमत भी कह सकते हैं या फिर किस्मत का लेखा भी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अंधविश्वास तब तक ही रहता है जब तक खुद के साथ न घट जाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।